हेलो फ्रेंड, चाय पी लो। नहीं जी, ऐसा नहीं बोलने वाला मैं, दो आई मिस दैट आंटी वेरी मच। तो दोस्तों, तहे दिल से स्वागत है एक बार आप सबका फिर से आपके अपने चैनल प्रशम स्टडीज में। मैं हूं आपके इकोनॉमिक्स का मेंटर। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इकोनॉमिक्स से एक्चुअली थोड़ी सी दोस्ती की थी, रैगिंग ली थी, इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन लिया था। अब चलते हैं हम अपने सिलेबस की ओर। अब देखते हैं क्लास 11th में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो ये जो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है आपका क्लास 11th का सिलेबस। तो क्लास 11th में हमें दो चीजें पढ़ना है, पार्ट ए स्टैटिस्टिक्स, पार्ट बी इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों, इसको देख कर डरना नहीं है बिल्कुल, बेसिकली हलवा है ये, और खिला तो मैं दूंगा आपको, बस आपकी इच्छा होनी चाहिए खाने की। तो हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर से, जो कि है इंट्रोडक्शन। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है इस चैप्टर में। ठीक है, तो पहली चीज है इकोनॉमी एंड इट्स टाइप्स। तो इकोनॉमी के बारे में तो हमने दोस्ती की थी जब इकोनॉमिक्स से, तभी जान लिया था। इकोनॉमी क्या होती है बच्चों? इकोनॉमी इज एनी सिस्टम प्रिवेलिंग इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया विच प्रोवाइड्स अ पर्सन अ मींस ऑफ लिविंग। ठीक है, पागलपुर के निवासियों से हमने जान लिया था कि क्या होती है इकोनॉमी। आगे बढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स भी देख लिया था, माइक्रो क्या है भैया? वही अपनी माइक्रो सिम यार। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स या इंडिविजुअल बिजनेस को पढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। एग्जांपल क्या क्या है? डिमांड ऑफ ए कंज्यूमर, सप्लाई ऑफ ए प्रोड्यूसर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग एटसेट्रा। ये सब चीजें हम अभी आगे पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास 11th में हमें क्या पढ़ना है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को और क्या कहते हैं बच्चों? प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक्स को और क्या कहते हैं? प्राइस थ्योरी। आगे बढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रोसिम अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। इकोनॉमी एज ए होल मतलब जब हम किसी एक कंट्री की या वर्ल्ड की इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसे क्या नाम देते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। एग्जाम्पल, नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट मतलब टोटल, पूरी, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन एटसेट्रा। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम और क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। माइक्रो को हमने क्या कहा? प्राइस थ्योरी। और मैक्रो को क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। स्कार्सिटी। स्कार्सिटी क्या होता है? स्कार्सिटी मीन्स शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू देयर डिमांड। मतलब जब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो रिसोर्सेज की, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्कार्सिटी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी देखते हैं। इकोनॉमी कितने टाइप की होती है दोस्तों? 3 टाइप की। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसको हम और क्या कहते हैं? मार्केट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी, और क्या कहते हैं उसको? प्लान्ड इकोनॉमी। और तीसरी क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी। अब देखते हैं ये क्या क्या होती है 3 तरह की इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी। मार्केट को और क्या कहा हमने? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम in which all material means of production are owned and operated by the private with profit motive। तो दोस्तों, हमारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं? 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और जब ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कौन ओन करता है? प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट बिजनेस ओन करता है। उनका मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव। तो हम उसे क्या कहते हैं? मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरी टाइप की इकोनॉमी क्या है? प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है? इन दिस इकोनॉमी ऑल मटेरियल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और ए सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी। अब ठीक है, अब वही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को जब गवर्नमेंट ओन करती है, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, तो उसे हमने क्या कहा? प्लान्ड इकोनॉमी कहा। ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर मेड बाय द गवर्नमेंट और बाय ए सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी। तो बच्चों, ये वही है, गवर्नमेंट और प्राइवेट, बस समझ लो इसमें। जो प्लान्ड इकोनॉमी है उसको गवर्नमेंट ओन करती है, और जो मार्केट इकोनॉमी है उसको कौन ओन करता है? प्राइवेट इंडिविजुअल या बिजनेस। और तीसरी टाइप ऑफ इकोनॉमी क्या आती है? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड मतलब जिसमें दोनों के फीचर्स हो, प्लान्ड और मार्केट इकोनॉमी के। और हमारी इंडिया कैसी है? इंडिया में दोनों है, गवर्नमेंट इकोनॉमी, गवर्नमेंट भी ओन करती है और कुछ कुछ प्राइवेट भी ओन करते हैं। तो इंडिया इज एन मिक्स्ड इकोनॉमी। चलो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, क्या होता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ऑल द मटेरियल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। ये तो अभी हमने देखा, सेंट्रली प्लान्ड में किसने ओन कर रहा है? गवर्नमेंट। और मार्केट इकोनॉमी में कौन ओन करेगा? प्राइवेट इंडिविजुअल्स। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सेंट्रली प्लान्ड का? सोशल वेलफेयर, लोगों की सेवा। गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? लोगों की सेवा करना। मार्केट इकोनॉमी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ओनरशिप, ओनरशिप किसके अंडर है? सेंट्रली प्लान्ड में गवर्नमेंट के अंडर, और मार्केट इकोनॉमी में प्राइवेट ओनरशिप है।
All the economic problems are solved as direction of the planning commission. Now planning commission solve करती है centrally planned authority planned economy में, और market economy में किससे होता है? Through the mechanism of demand and supply, जो कि हम आगे पढ़ेंगे economics में। आगे बढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके बीच भी डिफरेंस देख लेते हैं। माइक्रो क्या होता है? माइक्रो इट स्टडीज इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, हमने पढ़ाई था माइक्रो सिम छोटी वाली जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट पढ़ता है। मैक्रो में क्या होता है? एग्रीगेट इकोनॉमिक यूनिट या एज ए होल, जब पूरी कंट्री या पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पढ़ते हैं। माइक्रो इट डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट इन इंडिविजुअल मार्केट, इंडिविजुअल मार्केट में डील करेगा जो भी डील करेगा। और मैक्रो किस में डील करेगा? पूरी एक इकोनॉमी में, कंट्री की इकोनॉमी में। इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम आर प्राइस डिटर्मिनेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। माइक्रो इकोनॉमिक्स की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? प्राइस डिटर्मिनेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जांपल इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, मैक्रो इकोनॉमिक्स के नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं। तो दोस्तों ये इतना डिटेल में मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है पीडीएफ कि आपको नोट्स के लिए कहीं और ना जाना पड़े। तो ये आप हमारे नीचे दिए गए लिंक को फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, ये पूरे नोट्स मिल जाएंगे, आपको कहीं और कुछ भी रेफर नहीं करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स एज ए पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस। अब ये यार बहुत बड़ी बहस चल रही है, इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है। देखते हैं। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस एज वेल एज आर्ट, ये तो हमें पता है, बट विच टाइप ऑफ साइंस इज अ बिग क्वेश्चन, दैट इज पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। Positive economics is related to the analysis in which is limited to cause and effect relationship. On the other hand, normative economics aims at examining real economic events from the moral and ethical point of view. It is used to judge whether the economic events are desirable or not. तो इसमें क्या कह रहा है? जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आज के दौर से रिलेटेड है, मतलब जो अभी हो रहा है उसके बेसिस पर अगर हम स्टेटमेंट देते हैं तो वो क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव क्या है? नॉर्मेटिव मॉरल एथिक्स वैल्यूज पे जज्ड है, मतलब इन फ्यूचर ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा या ऐसा करने से ऐसा होगा, वो क्या है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। देखते हैं क्या होता है, ये दोनों कंपेयर करते हैं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव को। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या बोल रहा है? ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन डाटा एंड फैक्ट्स इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जो डाटा और फैक्ट्स, आज के फैक्ट्स में बेस्ड है, उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन वैल्यूज, ओपिनियंस एंड जजमेंट। जब वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, एथिक्स या फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से हम जज करते हैं किसी चीज को और डिसीजन लेते हैं आज, तो हम उसे क्या कहते हैं? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। दोस्तों ये है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बीच में कंपैरिजन। ये सिर्फ आपके नोट्स के लिए है, ये काफी इजी है और आप इसे इजीली समझ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो इसमें तो आप कभी भी, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम कुछ पॉजिटिव और नॉर्मेटिव के स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्या होता है स्टेटमेंट पॉजिटिव और नॉर्मेटिव के। चलो, तो ये बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें एक दो स्टेटमेंट हम देखते हैं। हायर इंटरेस्ट रेट, ये वाला स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं मैं। हायर इंटरेस्ट रेट विल रिड्यूस द हाउस प्राइसेस। तो जब हायर, ये मतलब साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं हम, ये डाटा भी है, फैक्ट भी है। अगर हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट कैसे होंगे? हाई होंगे, तो जो हाउस के प्राइस होंगे वो क्या होंगे? ऑब्वियस सी बात है, कम होंगे। एक स्टेटमेंट और देखते हैं, थोड़ा सा बियर को लेके देखते हैं। If the government raises the tax on beer, this will lead to fall in profits of brewers. ठीक है, अब अगर बियर पे टैक्स बढ़ेगा, बियर महंगी होगी, तो जो ब्रूअर्स है, जो बियर बनाने वाले हैं, उनका प्रॉफिट कैसा होगा? ऑब्वियस सी बात है, उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट्स कैसे हैं? ये स्टेटमेंट साइंटिफिकली प्रूव किए जा सकते हैं, ये फैक्ट भी हैं, डाटा भी हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव के कुछ स्टेटमेंट्स देखते हैं। पॉपुलेशन इज द मोस्ट सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब पॉपुलेशन इज प्रॉब्लम तो है, लेकिन सबसे सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि नहीं है, ये प्रूव नहीं किया जा सकता साइंटिफिकली, ये बस वैल्यूज पे बेस्ड है हमारी। एक और देखते हैं। द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द मिनिमम वेज टू 7 यूरो पर आवर टू रिड्यूस पॉवर्टी। अब इससे तो ये भी एक वैल्यू पे ही बेस्ड है, इससे हम पता नहीं लगा सकते यार कि अगर इतना बढ़ाया जाएगा पैसा तो पॉवर्टी कमी हो जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर इंडिया में 250 रुपए रोजी है एक लेबर की, अगर उसको 300 कर दिया जाएगा तो उससे पॉवर्टी इंडिया की कमी हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट किस पे बेस्ड होते हैं? सिर्फ वैल्यूज पे, फ्यूचर पर्सपेक्टिव पे। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स दोनों है, पॉजिटिव साइंस भी है, नॉर्मेटिव साइंस भी है। इसकी बहस चलने देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं।
सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब हमने अपने इंट्रोडक्शन लेक्चर में सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी देखा तो था, लेकिन अब उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों है, इसका कारण क्या है और ये प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। तो अपनी प्रॉब्लम 3 थी मेन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब व्हाट टू प्रोड्यूस की मेन जेस्ट क्या है उस प्रॉब्लम का, सिलेक्शन ऑफ गुड्स को कैसे सेलेक्ट करना है। हाउ टू प्रोड्यूस का मेन जेस्ट क्या है, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक। और फॉर हुम टू प्रोड्यूस में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और इनकम। तो पहली प्रॉब्लम से देखते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। तो द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस refers to which goods and services will be produced in an economy and in what quantities. ठीक है, the resources are limited in an economy, so an economy cannot produce all commodities in unlimited quantity. An economy has to choose between consumer goods and capital goods, wartime goods and peacetime goods. Once the economy decides which type of goods are to be produced, then it has to decide in what quantity those goods are to be produced. An economy has to produce those goods and services where there will be maximum social utility. This problem is studied under price theory. तो what to produce की प्रॉब्लम क्या कहती है, हमें पता है हमारी रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो हम अनलिमिटेड चीजें तो प्रोड्यूस कर नहीं सकते, लिमिटेड रिसोर्सेज से लिमिटेड ही चीजें प्रोड्यूस होंगी। अब हमें चूज करना पड़ता है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में। अगर वॉर चल रहा है कंट्री में तो वॉर टाइम गुड्स प्रोड्यूस करना है या पीस टाइम गुड्स प्रोड्यूस करना है। तो ऐसी बहुत सी चॉइसेस आती हैं जिससे हम लिमिटेड रिसोर्सेज से हमें प्रोड्यूस करना होता है, और हमें इसमें क्या डील करना होता है फिर कि हमें ऐसी रिसोर्सेज प्रोड्यूस करना है या ऐसी चीजें प्रोड्यूस करना है जिसकी मैक्सिमम सोशल यूटिलिटी हो, जिसकी मैक्सिमम सोशल यूज हो, जो मैक्सिमम बिके या जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। अब अगर हम उसे चूज भी कर लेते हैं कि इस चीज को बनाने से मैक्सिमम सोशल यूटिलिटी होगी, तो फिर हमें ये भी चूज करना पड़ता है कि इन व्हाट क्वांटिटी, क्योंकि सिर्फ उसी चीज को बनाने से तो काम नहीं होगा। अगर वॉर चल रहा है तो वॉर टाइम गुड और पीस टाइम गुड, वॉर टाइम गुड जाहिर सी बात है वॉर चल रहा है तो ज्यादा बिकेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पीस टाइम गुड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पीस टाइम गुड भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा, भले मिनिमम क्वांटिटी में, नॉमिनल क्वांटिटी में, लेकिन करना पड़ेगा। तो यही है हमारी प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी की, सिलेक्शन ऑफ गुड्स की। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या है, द सेंट्रल प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस रिफर्स टू व्हाट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन टू बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, देयर आर 2 टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या क्या होती है 2 टेक्निक्स, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। If capital intensive technique is used, then the production will be increased, but the problem of unemployment will rise. And if labor intensive technique is used to solve the problem of unemployment, then production level in the economy will fall, and economy has to combine both technique in such a manner which maximizes the output at minimum cost. The problem is studied under the theory of production. तो हाउ टू प्रोड्यूस में अब हम सबसे पहले जानते हैं कि टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, 2 टेक्निक्स होती हैं, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव मतलब जब लेबर काम करके कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज हैंडमेड मैनुअल प्रोडक्शन। और कैपिटल इंटेंसिव मतलब विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, जब मशीन्स काम करती हैं और प्रोडक्शन करती हैं। तो अब दोनों के अपने अपने फायदे हैं और अपने अपने घाटे हैं। लेबर इंटेंसिव में क्या होगा, लेबर इंटेंसिव में जब मैनुअल प्रोडक्शन होगा, लेबर काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है मेहनत ज्यादा लगेगी, टाइम ज्यादा लगेगा और प्रोडक्शन कैसा होगा, कम होगा। और जब कैपिटल इंटेंसिव होगा, कैपिटल इंटेंसिव जब मशीन्स प्रोड्यूस करेंगी तो मेहनत कम लगेगी, टाइम कम लगेगा और प्रोडक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कैपिटल इंटेंसिव के साथ, अनएम्प्लॉयमेंट। जब मशीन ही काम करेंगी तो लेबर एम्प्लॉयड ही नहीं रहेंगे। और लेबर इंटेंसिव के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि काम तो लेबर करेंगे, एम्प्लॉयमेंट तो रहेगा, लेकिन जो हमारी डिमांड रहेगी उसको हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो प्रोडक्शन होगा वो कम होगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इकोनॉमी की, हाउ टू प्रोड्यूस की, क्योंकि हमें एम्प्लॉयमेंट भी बरकरार रखना है, एम्प्लॉयमेंट भी कम नहीं होना चाहिए और हमें डिमांड भी मीट करना है। तो दोनों को हमें ध्यान में रखते हुए इक्वल मतलब ऐसा प्रोडक्शन करना पड़ता है जिससे ना एम्प्लॉयमेंट बढ़े कंट्री में और ना डिमांड सप्लाई, हम डिमांड और सप्लाई को बराबर रख सकें। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फॉर हुम टू प्रोड्यूस।
The central problem for whom to produce is related to distribution of produced goods and services, that is income and wealth, among factors of production in the form of rent, wages, interest and profit. If there is even distribution of income in the economy, then the problem of for whom to produce will not arise. But in our economy, where there is uneven distribution of income and wealth, the economy has to produce for all types of person, that is poor class, middle class and higher income person. This is studied under the theory of distribution. अब ये प्रॉब्लम क्या है, फॉर whom to produce? अब हमें सबको पता है कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ तो है नहीं, इसमें तीनों एग्जिस्ट करते हैं, लोअर क्लास, मिडिल क्लास और हायर लेवल क्लास, हायर इनकम क्लास। अब तीनों की जो डिमांड्स होती हैं, तीनों की डिमांड्स अलग होती हैं। अब तो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें प्रोड्यूस किसके लिए करना है, किसके लिए हम ज्यादा प्रोड्यूस करें, लोअर क्लास के लिए, मिडिल के लिए या हायर क्लास के लिए, और तीनों के लिए प्रोड्यूस करना जरूरी है। तो तीनों में हमें क्या बना के चलना पड़ता है, समन्वय बना के चलना पड़ता है कि तीनों की डिमांड्स को हम मीट कर पाए एट ए टाइम। तो यही है हमारी फॉर हुम टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम। तो हमारी तीनों प्रॉब्लम को हमने डिटेल में पढ़ लिया, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी टू प्रोड्यूस। दूसरी क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस, और तीसरी है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो दोस्तों हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई कॉजेज होता है, कारण होता है। तो इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम के भी कुछ कॉजेज हैं, उसे भी देख लेते हैं। पहली क्या है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स मतलब अब हमारी जो हम एज ए ह्यूमन बीइंग, हमारी जो नीड है, जो हमारी डिमांड है, वो कैसी है, अनलिमिटेड है। हमें एट ए टाइम अगर हमें रोटी भी चाहिए, हमें पिज्जा भी चाहिए और हमें बर्गर भी चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। तो सबसे बड़े एक कॉज क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। सेकेंड कॉज क्या है, लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज। अब ये तो हमें पता है यार, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं जब से इकोनॉमिक से दोस्ती की है, कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है, और हमारी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। अब इन दोनों को मैच करना, तो यही क्या, इससे क्या लीड होती है, हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस वाली। तीसरी क्या है, अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब एक रिसोर्सेज के एक से ज्यादा यूज होते हैं, तो हमें उसे भी ध्यान में रख के प्रोड्यूस करना है कि हमें वो रिसोर्स प्रोड्यूस करना है कि जिसके अल्टरनेटिव एक से ज्यादा यूज हो, और ऐसी रिसोर्स कम प्रोड्यूस करना है जिसका सिर्फ एक ही यूज हो। तो ये तीन है हमारी कॉजेस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज और अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। तो दोस्तों आज के लिए तो इतना काफी हो गया, ये हमारा चैप्टर 1 आधा कंप्लीट हो गया है, मान लो इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे थोड़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और पीपीसी के बारे में, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में, और फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। और ऐसी फन में यार हम पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ लेंगे, कब आप पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ लोगे क्लास 11 का, आपको भी नहीं पता चलेगा। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं फिर, टेक केयर, बाय बाय।